नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैक बोर्ड की ओर से क्लास 10 और क्लास 12 के ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको मॉडल पेपर के सिर्फ आंसर को ही नहीं बताऊँगा, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आसान भाषा में समझाऊँगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि मॉडल पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्योंकि जैक बोर्ड के एग्जाम में आपका 25 से 30 नंबर के 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आपका हूबहू मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो आपका 50 से 55 नंबर का क्वेश्चन होता है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैं आपको मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, वो भी सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा। साथ ही साथ जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है ये भी आपका स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आप लोग कर लेते हैं मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर, तो मैं दावा करता हूँ कि 80% आपका नंबर कहीं पे नहीं जाने वाला है। और इसका जो आपका न्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। उसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, जो कि VVI क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये सब लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो टोटल नंबर होने वाला है ये आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसको हल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, तो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहां तक आप लोग क्लियर हैं। उसके बाद देखिए इसमें लिखा गया है कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहने वाला है, तो टोटल आपका 52 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 52 प्रश्न में से आपका टोटल आपका 30 प्रश्न क्या रहेगा, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें से 4 विकल्प रहेगा, किसी जो सही उत्तर होता है ये आपको चयन करना है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 1-1 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 38 तक है ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये टोटल आपका कितने प्रश्न है, तो टोटल आपका 8 प्रश्न है, जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका कितने हैं, ये टोटल 8 है। ठीक है, 2-2 नंबर का है, और ये 8 में से 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 3 नंबरिया क्वेश्चन, तो 3 नंबरिया क्वेश्चन आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46 तक आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल 3 नंबरिया क्वेश्चन कितने हैं, 8 क्वेश्चन है, उसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और आप लोग तो जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन भी आपका 8 रहेगा, 3 नंबरिया क्वेश्चन भी आपका 8 रहेगा, और ये 8 क्वेश्चन में से 6-6 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबरिया क्वेश्चन, तो 5 नंबरिया क्वेश्चन आपका टोटल कितना रहेगा, तो टोटल आपका 6 प्रश्न रहेगा, और ये 6 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग पहले देख लेते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत दिया गया है उसको यहाँ पे मैं आपको सुधार करके बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा हड़प्पा का खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था ये भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। क्लियर है बच्चों, हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में, जो कि आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है
कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, लेकिन एक्चुअल में जो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, ये आपका धोलावीरा होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका धोलावीरा है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका मोहनजोदड़ो दिया गया है, और मोहनजोदड़ो आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सेट के नीचे जो इसका आंसर दिया गया है, ये भी आपका मोहनजोदड़ो ही दिया गया है। तो आपको सेट के नीचे जो आंसर दिया गया है उसको लेकर के अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। देखिए स्थल का मतलब क्या होता है और नगर का मतलब क्या होता है, ये समझिएगा। नगर का मतलब क्या होता है, शहर होता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यानी कि नगर आपका मोहनजोदड़ो है। और स्थल का मतलब क्या होता है, तो स्थल का मतलब होता है जिसमें आपका नगर प्लस गांव दोनों आ जाए, और सबसे बड़ा स्थल आपका धोलावीरा है, ठीक है। तो यहाँ पे धोलावीरा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो दिया हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, आपका मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि जो सबसे बड़ा स्थल है ये आपका क्या है, धोलावीरा है, ठीक है बच्चों। चलिए तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग काम कीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपका धोलावीरा रहे तो धोलावीरा आपको टिक करना है, अगर ऑप्शन में अगर आपका मोहनजोदड़ो रहे तो मोहनजोदड़ो आपको टिक करना है, ठीक है बच्चों। खान सर का नोट्स पढ़िएगा, वहां भी यही बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका धोलावीरा है। लुसेंट पढ़िए, वहां भी यही बताया गया है। एनसीईआरटी पढ़िए, वहां भी आपका यही बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। नगर पूछे तो क्या होता है, मोहनजोदड़ो होता है। स्थल पूछे तो आपका धोलावीरा होता है। अगर धोलावीरा ऑप्शन में नहीं है तो आपको मोहनजोदड़ो ही टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह आपका लोथल में स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लोथल। और ये लोथल आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में टोटल आपका 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 16। और ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मगध आपका जो जनपद था ये आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो दक्षिण भारत में स्थित आपका भारत का एकमात्र महाजनपद आपका असमक था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा असमक। और ये असमक की राजधानी कहाँ है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। असमक की राजधानी आपका पैठन था, ठीक है। क्लियर है। राजधानी भी पूछता है। टोटल आपका 16 महाजनपद था, इनमें से एक महाजनपद आपका मात्र दक्षिण भारत में स्थित था, और ये आपका जो कौन सा था, तो ये आपका असमक था। और ये असमक की राजधानी कहाँ था, तो ये इसकी राजधानी आपका पैठन था, ठीक है। आप लोग 16 महाजनपदों की राजधानी याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे आपका फिक्स आता है कि किसका राजधानी कहाँ था, ठीक है। तो असमक का राजधानी आपका पैठन था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1838 में आपका अशोक के अभिलेख को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब, तो याद रखना 1838 में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इंडिका किसकी रचना है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो इंडिका किसकी रचना है, तो ये आपका मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आपका टोटल 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 18। और महाभारत की रचना किसने किया है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। ये भी क्वेश्चन जब बीबीआई क्वेश्चन करवा रहे थे वहाँ पे करवाए हुए हैं कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो जो स्तूप का संबंध है बच्चों ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडल ग्राम में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कुंडल ग्राम। और ये कुंडल ग्राम आपका कौन से वहाँ जनपद में पड़ता है, तो याद रखिएगा आपका ये वैशाली महाजनपद में पड़ता है। ठीक है, अगर कुंडल ग्राम की जगह पर आपका वैशाली ऑप्शन में दे दे तो वहाँ पे ये आप लोग कंफ्यूज मत कर जाना कि यहाँ पे कुंडल ग्राम ऑप्शन में नहीं है, कौन सा टिक करेंगे। ठीक है, तो वैशाली महाजनपद के अंतर्गत ही आपका एक स्थान था कुंडल ग्राम, वहीं पे आपका क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका मृत्यु आपका पावापुरी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है। तो मुक्तिदाता की कल्पना आपका बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसमें क्या गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा महायान। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो टोटल पुराणों की संख्या आपका 18 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 18। अगर पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा वेदों की संख्या आपका कितना है, 4 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18, और वेदों की संख्या कितनी है तो याद रखना आपका 4 है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलबरूनी किस भाषा के का जानकारी नहीं था। तो अलबरूनी को किस भाषा का जानकारी नहीं था, तो इसे आपका यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यूनानी भाषा। बाकी बात ये आपका सिराही भाषा, फारसी भाषा और संस्कृत भाषा, ये तीनों भाषा को जानता था, ये आपका यूनानी भाषा को नहीं जानता था। और वही क्वेश्चन में पूछा है कि इसको किस भाषा का जानकारी नहीं था, यानी कि ये नहीं जानता था। ठीक है, तो ये आपका यूनानी भाषा नहीं जानता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है उसको है, तो याद रखिएगा अलबरूनी आपका मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ, तो मोहम्मद गजनवी के साथ ये आपका भारत आया था। ठीक है, और इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो इसके द्वारा आपका किताब उल हिंद, कौन सा पुस्तक, तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इब्न बतूता ने आपका रहला पुस्तक की रचना किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा रहला। और ये इब्न बतूता कौन से देश का था, तो याद रखिएगा ये आपका मोरक्को का था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पीर का अर्थ क्या है। तो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है बच्चों गुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रसिद्ध सूफी संत मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो जो आपका प्रसिद्ध सूफी संत है आपका मुजाहिद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह आपका अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अजमेर। ठीक है, अगर पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका दिल्ली में है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड एग्जाम, ये 2 क्वेश्चन जो है आपका, इससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि संत मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो याद करना अजमेर में है। अगर पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो आपका दिल्ली में। 2 में से एक पक्का आएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया आएगा तो शेख आपका मुजाहिद्दीन चिश्ती आएगा। मुजाहिद्दीन चिश्ती पूछे तो अजमेर, निजामुद्दीन औलिया पूछे तो आपका दिल्ली। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। तो अलवार संप्रदाय के लोग आपका विष्णु की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका हरियर और बुक्का ने किया था। किसने किया था, तो हरियर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हरियर और बुक्का। कब किया था, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, कब किया था, 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि तेलुगु साहित्य आमुक्त माल्यद की रचना किसने की है। तो जो आपका पुस्तक है आमुक्त माल्यद, इसकी रचना आपका कृष्ण देव राय ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कृष्ण देव राय। और ये आपका कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो याद रखना आपका कृष्ण देव राय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अकबरनामा का रचना किसने किया। तो अकबरनामा की रचना आपका अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह आपका 1855 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1855 ईस्वी। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व आपका सिद्धू और कान्हो ने किया था। किसने किया था, सिद्धू और कान्हो ने इसका नेतृत्व किया था। और ये आपका 1855-56 में हुआ था। ठीक है,
कहाँ पे हुआ था ये विद्रोह? तो जो हमारा साहिबगंज जिला है यहीं पे आपका ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दामिर ये को क्या है? तो जो संथालों की भूमि है बच्चों, इसी को दामिर ये को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा संथालों की भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? तो उस समय बंगाल में गवर्नर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि पहली बात तो ये पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो याद रखना है आपका 1793 में। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और घुमा करके पूछता है कि कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था, तो कॉर्नवालिस कोड भी इसी को अस्थाई बंदोबस्त को ही कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है, जो कि आपका 1793 में लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो जो 1857 का जो विद्रोह है बच्चों, 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसका प्रारंभ आपका मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था? तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुआ था। और ये आपका कौन से डेट को शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 10 मई को आपका 1857 की विद्रोह शुरुआत हुआ था। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी इसका प्रतीक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो सहायक संधि व्यवस्था को आपका वेलेजली ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा वेलेजली। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड आपका कब हुआ था? तो ये आपका 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को आपका चोरी चोरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी 1922। और इस चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ही आपका चोरी चोरा कांड हुआ था। आपका जो स्थान है यूपी का चोरी चोरा, ठीक है, वहीं पे आपका कांड हुआ था जिसमें आपका थाने को जला दिया गया था। लगभग 20 से 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, पुलिस वालों को, और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी परेशान होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे कि यह अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा यह अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आपका आप लोग जानते होंगे जब गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है तब से ही 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये उस दिन आपका क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका संविधान के निर्माण में आपका समय लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी से कुछ देर बाद आपका जियोग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन, हिंदी इलेक्टिव का सॉल्यूशन, आपका जो इंग्लिश कोर का सॉल्यूशन है तो हिंदी कोर का सॉल्यूशन है, सभी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्यूशन तो अपलोड करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ उसका PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपका जो इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।